आज के मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कथित हमला। पंचायत चुनाव टाल सकती है सुक्खू सरकार, वीरेंद्र कंवर। मुख्य मार्ग पर गिरा विशाल सपेटे का पेड़। चिराग ज्योति मजदा की नई म्यूजिकल एल्बम लॉन्च। विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिमा अनावरण का किया जायजा। सीएम हुए सचिवालय में मीडिया से रूबरू। प्रदेश को पहली बॉक्स टनल की सौगात। विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किया बेहतरीन कार्य। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में एक बार फिर छात्र राजनीतिक हिंसक मोड़ पर पहुंचते दिखे, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के सदस्यों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने बयान जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे शर्मनाक बताया है। अक्षय ठाकुर के अनुसार एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रतिदिन की तरह विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आम छात्रों का स्वागत कर रहे थे, तभी एसएफआई से जुड़े करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर अभद्र टिप्पणियां की और फिर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि यह मामला पूर्व नियोजित था और इसका उद्देश्य एबीवीपी के शांतिपूर्ण कार्यों को बाधित करना था। एबीवीपी ने एसएफआई पर आरोप लगाया है कि यह घटना पहली बार नहीं है। संगठन का आरोप है कि एसएफआई का इतिहास हिंसा और वैचारिक असहमति को कुचलने का रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वामपंथी विचारधारा से जुड़ा यह संगठन छात्र हितों की आड़ में लगातार हिंसा को बढ़ावा देता रहा है। अक्षय ठाकुर ने कहा कि एसएफआई नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। हाल ही में आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक छात्र और 2 छात्रों के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोटें आई थी। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रशासन की निष्क्रियता से छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व पंचायती राज मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव नहीं होंगे। उनका आरोप है कि सुक्खू सरकार हार के डर से इन चुनावों को 1 वर्ष के लिए टालने की तैयारी में है और इसके लिए आपदा राहत कार्यों को बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को इस बात का आभास हो गया है कि जनता उनके कामकाज से खुश नहीं है और अगर चुनाव समय पर हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस भय से सरकार चुनाव टालने की तैयारी कर रही है। कंवर ने आरोप लगाया है कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं और राहत कार्यों की आड़ में चुनावों को टालने की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक का है और नियमानुसार इसी वर्ष के अंत तक चुनाव होने चाहिए। अगर सरकार चुनाव टालती है तो यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रहार है। 25 को 5 वर्ष पंचायती राज संस्थानों के जो है वो पूरे होने जा रहे हैं और जिस तरह से नोटिफिकेशन हुई चुनाव आयोग की भी और जिस तरह रोस्टर से जो है उसकी तैयारी हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो धीमी गति से जो है वो चल रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। सरकार को लग रहा है कि इस समय जो है वो जनादेश जो है वो प्रदेश की सरकार के खिलाफ है। सारे विधायक, सारे मंत्री जो है वो सरकार के ऊपर यही प्रेशर डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है वो निकट भविष्य में होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं
तो ना पंच से लेकर के प्रधान तक और जिला परिषद और बीडीसी कोई भी सदस्य जो है वो कांग्रेस समर्थित जीतने वाला नहीं है। और ऐसे में जो है वो कांग्रेस जो है वो आपदा का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करके जो है वो चुनावों को पोस्टपोन कर सकती है। ऐसी जो है वो मुझे शंका लग रही है। नहीं तो अब तक जो है वो जिला स्तर के ऊपर रोस्टर जो है वो जारी होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जो है वो चुनावों की टाल मटोल कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव तय समय पर होंगे, सरकार ने इसे टालने की कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद 5 गुटों में बटी हुई है और जयराम ठाकुर के बयानों में उनकी पार्टी की गुटबाजी का दर्द साफ झलक रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा नेता पहले अपनी पार्टी की आंतरिक स्थिति को संभाले, फिर सरकार पर आरोप लगाने की बात करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंचायत चुनावों को समय पर और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए तैयार है। पंचायती राज चुनावों के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमें सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया, आपदा पर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और इस बार की आपदा 2023 से ज़्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों गुबारवी में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशुओं का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चित है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव होंगे। इसे कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम ठाकुर जी का दर्द छलक गया, आपके सामने आया। अनुराग ठाकुर जी के समर्थन में नारे लग रहे थे। वहाँ रमेश धवाला जी है, बिंदल जी है, नड्डा जी है, हर्ष महाजन एंड कंपनी ग्रुप है। तो ये सब गुटों की राजनीति में फंसे हुए हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को लेकर शोर मचाते रहते हैं, सच्चाई को जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं।
कभी कभी विमल नेगी का केस लेके जाते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का केस लेके आ जाते हैं, कभी मैं अपने परिवार की छुट्टियों के कारण बेटी के एडमिशन के लिए विदेश गया तो उसकी बात करने लग जाते हैं। और कभी जब हम पशु उत्पादकों को और जो महिलाएं हैं 10 से 15 हज़ार उनको दूध के डीबीटी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 मीटर दूर जहाँ खाना था बना था वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तालियां बजाकर मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये इनका एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे खिलाफ एक सुनियोजित बदनाम करने की छवि को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उभरते लोक गायक चिराग ज्योति मजटा की नई म्यूजिकल एल्बम धुंधल गाथा का भव्य म्यूजिकल लॉन्च कार्यक्रम आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित किया गया। इस एल्बम का लोकार्पण प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने कमलों से किया। म्यूजिकल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने चिराग ज्योति की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं में अपार प्रतिभा है और लोक संस्कृति व लोक गीतों को नए अंदाज में प्रस्तुत करना सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि धुंधल गाथा जैसे गीतों के माध्यम से न केवल पारंपरिक संस्कृति को संजोया जा सकता है बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा भी जा रहा है। धुंधल गाथा एल्बम में हिमाचली लोक गाथाओं और पहाड़ी धुनों का समावेश किया गया है जिसे आधुनिक संगीत के साथ संयोजित किया गया है। सिंगर चिराग ज्योति मजटा ने इस अवसर पर कहा कि उनका उद्देश्य हिमाचल की लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आज बड़ा ट्रेडिशनल, बहुत ही पारंपरिक हमारा जो गाना है उसको आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ इसको लॉन्च किया गया और इसके जो म्यूज़िक कंपोज़र रहे सुरेंद्र नेगी जी रहे और ये भी विशेषकर अपनी फील्ड में बहुत मैं समझता हूँ नॉलेज रखते हैं और वर्षों से इस कार्य में लगे हैं कि जो हमारी परंपरा हमारी देवभूमि की हिमाचल प्रदेश की है आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। ये भी इस कॉज के लिए समर्पित है और विशेष रूप से हमारे युवा हमारे जो इसमें जिन्होंने मैं समझता हूँ इसमें किरदार निभाया है उसमें हमारे ज्योति मजटा जी है जो इसके गायक है और इनका संबंध भी हमारे रूड़ू क्षेत्र से है और इन्होंने भी पहले बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक गाने विशेषकर हमारी ऊपरी शिमला की जो समृद्ध संस्कृति है उसको जीवंत रखने के लिए प्रयास किया है और ये गाना भी जो धुंधल गाथा के नाम से है वो आज इनके द्वारा ही इसमें गायन हुआ है और साथ ही साथ इसमें हमारे कांता जी ये हमारे इसके मैं समझता हूँ प्रमोटर हैं। इन तीनों लोग का एक बहुत बड़ा योगदान है और जैसे मैं इस गाथा के बारे में धुंधल गाथा के बारे में पहले भी कह रहा था ये हमारे ये जो गांव है ये छुपार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लगभग कोई 600-700 साल पहले का इसमें जो हिस्ट्री है जो वहाँ पर मैं समझता हूँ जो वहाँ पर एक हुआ था जिस तरह से एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी गई थी जो उस वक्त के हमारे वहाँ पर जो स्थानीय वहाँ के जो बिदन जी थे उसके बारे में काफ़ी विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है और आने वाले समय के लिए हमारी ये इतिहास ये समृद्ध इतिहास जीवित रहे तो उस सोच के साथ ये पुनः इसको गाया गया है। मैं इसके शुभारंभ के लिए इसकी सफलता के लिए समस्त चाहे उसमें नेगी जी की बात आती है हमारे ज्योति जी की बात आती है कांता जी की बात आती है आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो ये अपने समर्पण के साथ कई महीनों से इस कार्य में लगे थे ये सफल हो और मैं जनता जनार्दन से भी विशेषकर जो हमारे पहाड़ी लोग हैं क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति एक अलग स्थान रखती है अलग एक विशेषता रखती है हम आने वाले समय के लिए हमारी पीढ़ियां इन बातों से परिचित हो इस तरह के प्रयास हमारे को प्रोत्साहित करने हैं। हम इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को और विशेषकर इन तीनों व्यक्तियों को जिन्होंने कई महीनों से इस कार्य में लगे थे उनको इसके लिए ढेर सारी बधाई भी देता हूँ इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ और विशेष रूप से हमारे गोपाल संघेक जी जो मेरे विभाग में हमारे प्रिंसिपल है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इन्होंने ये सारा जो इसका लिटरेचर था जिसके लिरिक्स थे सारे संभाले रखे थे और आज ये मैं समझता हूँ ज्योति मजटा जी के द्वारा
इस प्राचीन गाने को आज हम सब सुनेंगे। इसके लिए मैं समस्त जितने हमारे, मैं समझता हूँ हमारे विशेषकर ऊपरी शिमला के क्या जहाँ पर ये हमारा पुराना कल्चर है, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के तहत राज्य की पहली बॉक्स टनल बनाई जाएगी। यह टनल थलोट बाजार को बाईपास करेगी और क्षेत्र में रोजाना लगने वाले भीषण जाम से स्थानीय लोगों और यात्रियों को राहत दिलाएगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार थलोट क्षेत्र की जियो टैग जांच में पाया गया कि यहाँ मलबे के खिसकने की गंभीर समस्या है, जिसे सुरंग निर्माण में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक सुरंग के बजाय बॉक्स टनल का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। NHAI की PIU मंडी इकाई के प्रमुख वरुण चारी ने जानकारी दी कि परियोजना का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बॉक्स टनल पहाड़ के भीतर खोदकर नहीं बनाई जाती, बल्कि यह खुले में कंक्रीट स्ट्रक्चर में बॉक्स आकार में निर्मित की जाती है। यह तकनीक हिमाचल की किसी भी मौजूदा 4 लेन परियोजना में पहली बार इस्तेमाल होगी। हालांकि इसकी लागत पारंपरिक सुरंगों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन थलोट की संवेदनशील परिस्थिति और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए इसे सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया है। टनल के साथ एक मजबूत सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी, जिससे मलबा रिहायशी इलाकों की ओर न जा सके। इसके शुरू होने के बाद वाहनों का आवागमन ओट की नई टनल से होगा, जिससे थलोट बाजार पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना पूरी होने पर पुराने ओट टनल का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कीरतपुर मनाली 4 लेन न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मार्ग लेह लद्दाख और चीन सीमा से सटे रणनीतिक पोस्टरों तक सीधा जोड़ाव प्रदान करता है। थलोट में प्रस्तावित यह बॉक्स टनल न केवल एक तकनीकी नवाचार है, बल्कि यह हिमाचल की सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुनिहार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मुख्य सड़क पर एक विशालकाय सफेदे का पेड़ अचानक बीच से टूटकर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है और विद्युत विभाग की मेन लाइन के तार भी टूटकर सड़क पर गिर गए। गनीमत यह रही कि कोई व्यक्ति या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोगों के अनुसार पेड़ के गिरने का दृश्य बेहद खतरनाक था। यह पेड़ सड़क किनारे बने एक रिहायशी मकान की छत से टकराकर रुका, जिससे और बड़ा हादसा टल गया। यदि पेड़ सीधे सड़क पर गिरता तो उस समय चल रहे किसी वाहन या राहगीर को गंभीर नुकसान हो सकता था। पेड़ गिरने से न केवल स्कूटी या मकान को नुकसान हुआ है, बल्कि विद्युत विभाग की मुख्य लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तार टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे आसपास खड़े वाहन भी जोखिम में आ गए। अच्छी बात यह रही कि ट्रांसफार्मर के पास शॉर्ट सर्किट होते ही करंट सप्लाई बंद हो गई, अन्यथा करंट फैलने से कोई बड़ी अनहोनी हो सकते थे। इस हादसे के चलते मुख्य मार्ग पर घंटों तक यातायात बाधित रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष है। वन विभाग को मुख्य मार्ग पर खड़े वह पुराने पेड़ों को हटाने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, क्या विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा? लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे पुराने और कमजोर पेड़ों की शीघ्र जांच कर उन्हें हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी जानमाल के नुकसान की नौबत न आए। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का दौरा कर आगामी 13 अक्टूबर को होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों के साथ मंच, बैठने की व्यवस्था, प्रदर्शनी स्थल, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और समय पर समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी इंचार्ज रजनी पाटिल, राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कैबिनेट मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि व प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। पिछले कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय सुक्खू जी ने इसका जो है एक मीटिंग कॉल करी थी और उसमें सभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी और विभाग के अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए थे कि आज के कार्यक्रम की जो है वो पूरी रूपरेखा तैयार करें। तो आज उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर आए हैं और सारा जो उसका तैयारियाँ हैं वो शुरू हो गई है। जैसा सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के और देश के सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के भी हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आएंगे। तो निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनका जो एक बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के विकास के प्रति रहा है, तो ये दिन बहुत दिन से लोग चाह रहे थे कि इसका अनावरण उनकी मूर्ति का यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका जो है 13 तारीख को ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसमें जो अभी हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी, राजीव शुक्ला जी और सोनिया गांधी जी जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनके भी आने की जो है वो भी आने की वो है, मगर उनकी थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से जो फाइनलाइजेशन है वो हमको एक आधे दिन में पता चलेगा। मतलब प्रियंका गांधी जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आ रही हैं और भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण दिल्ली से आ रहे हैं। बाकी प्रदेश के सभी हमारे माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पे उपस्थित। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के स्थगन को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार पर मोर्चा खोल दिया है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर जन भावनाओं से खिलवाड़ करने और लोकतंत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को पंचायत चुनावों में हार का डर है, इसीलिए प्रशासनिक कारणों का बहाना बनाकर चुनावों को टाल दिया गया है। यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। भाजपा विधायक ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की आत्मा है और उन्हें स्थगित करना न केवल संविधान विरोधी है बल्कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों का भी हनन है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को स्थगित कर लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करने का प्रयास कर रही है। पहले शहरी निकाय चुनाव को टालने की कोशिश की गई और अब पिछले कल हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों के उपायुक्तों से पत्र मंगवाया गया कि वो उसमें लिखें कि उनके जिले के हालात आपदा के कारण ठीक नहीं है, रोड नेटवर्क सुचारू रूप से चला नहीं है, इसलिए अभी चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। 4 ही उपायुक्तों के पत्र सचिव पंचायती राज के पास पहुंचे और उसके तुरंत बाद आनन फानन में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के माध्यम से आदेश जारी कर दिए गए कि इस साल हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का विवरण देते हुए ये कहा गया कि ऐसे समय में चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक रोड नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से ना चले। और ऐसे आदेश पारित करके उसकी कॉपी सभी जिलाधीश उपायुक्त महोदय को, राज्य निर्वाचन आयोग को और अन्य सभी विभागों के सचिवों और निर्देशकों को उसकी कॉपीज भेज दी गई। उसका चौतरफा विरोध होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा
उस आदेश का विरोध होने के बाद कल शाम को पंचायती राज मंत्री जी ने और आज मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे। कल की जारी अधिसूचना और आज मुख्यमंत्री और मंत्री के बयानों में विरोधाभास झलकता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। पिछले कल के आदेश के मुताबिक चाहे उपायुक्त थे, चाहे अन्य विभागों के अधिकारीगण थे, चाहे आप मीडिया के लोग थे, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, आम जनमानस तक ये संदेश गया कि ये चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा समय पर चुनाव कराने का बयान देकर प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, एक भ्रांति पैदा की जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर समय पे चुनाव होने हैं तो पिछले कल जो उपायुक्त महोदयों से पत्र मंगवाकर जो आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा आदेश पारित किए गए, उनका क्या औचित्य था? उस आदेश की क्या आवश्यकता थी? इसलिए हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री चाहे कुछ भी कहें, परंतु सरकार ये चुनाव टालना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 से अधिक नियमित भर्तियां की गई है, जिसमें जेबीटी से लेकर कॉलेज प्रिंसिपल तक की नियुक्तियां शामिल है। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022 में राज्य में ऐसे 350 स्कूल थे जहां कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है। वहीं सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या को भी 3600 से घटाकर लगभग 2000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार आया है और हिमाचल प्रदेश आज एक पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। सरकार के लगभग कोई 3 वर्ष के आसपास का कार्यकाल हो चुका है, जहाँ निश्चित रूप में वर्तमान सरकार ने जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, हर विभाग की बात तो हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो कार्य हुआ आपके सामने है। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, शिक्षा विभाग की बात करेंगे, इसमें भी मैं समझता हूँ बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ, बहुत से ऐतिहासिक कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से जैसे हमारे विपक्ष के साथी भी कहते हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान नई अपॉइंटमेंट्स कम हुई। अगर मैं शिक्षा विभाग का भी उदाहरण आपके समक्ष साझा करूं, हमारे विभाग में लगभग कोई अभी वर्तमान अवधि तक लगभग कोई 7,000 के आसपास नियुक्तियां जो प्रिंसिपल कॉलेज कैडर से लेके आपकी जी, इसी तरह से काफ़ी वर्षों में इन पदों की पूर्ति। इसी तरह से अगर आप पीजीटी स्कूल कैडर की बात करें, लगभग कोई 700 के आसपास हमारे स्कूल कैडर के हमारे पीजीटीज के पद भरेंगे। लगभग अगर आप टीजीटीज की बात करेंगे, टीजीटी आर्ट्स की लगभग कोई 599 पोस्टें भरेगी, 405 टीजीटी नॉन मेडिकल की पोस्टें भरेगी, 410 हमारी टीजीटी मेडिकल की पोस्टें भरेगी, शास्त्री की 205, लैंग्वेज टीचर 175, ड्राइंग मास्टर 146, हमारे जेबीटी 1835, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स टीचर्स लगभग कोई 1000 के आसपास इनकी संख्या बनती है। और साथ ही साथ जो वर्तमान में हमारी जो पाइपलाइन में जो नियुक्तियां, इसमें लगभग कोई 3101 के आसपास हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी भर्तियां, जिसमें से लगभग कोई 937 हमारी टीजीटी की आपकी तीनों श्रेणियों की आपका जो प्रोसेस है वो भी चयन आयोग ने प्रारंभ कर दिया है। 600 टीचर्स हमारे जेबीटी के, हालांकि जो अप्रूवल है वो 1800 टीचर्स की है,
लेकिन प्रथम चरण में हम 50% ऑल द पोस्ट ऑफ टीजीटी और जो 1/3 पोस्ट हमारी जेबीटीज की है, इनकी भी चयन आयोग के द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा भी चाहे वो एनटीटी टीचर्स की बात हो, आयों की पदों को भरने की बात हो, लगभग कोई 13,000 पद हमारे, इसके अलावा 3,101 पोस्टों के अलावा आपके आउटसोर्स के माध्यम से ये भी हमारे कैबिनेट के द्वारा HPSC-DC जो हमारा ही कॉरपोरेशन सरकार का, वहाँ पर प्रोसेस प्रारंभ है। तो एक तरह से जहाँ लगभग कोई इस अवधि के दौरान 7,000 पदों को भरा गया, 7,000 पोस्टें आपकी फिलअप की गई, जो अधिकतर आपकी रेगुलर पोस्टें हैं। 3101 का प्रोसेस आपका हमारा चयन आयोग में आपका प्रारंभ हो चुका है और 13,000 पोस्टें हमारी वो है जो HPSC-DC ने, उन्होंने भी एनटीटी टीचर्स का आपका प्रोसेस प्रारंभ कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छी संख्या बनती है कि जिसके माध्यम से हमारे काफ़ी समय से जो आपके रिक्त पड़े आपके स्थान को भरा जाएगा। और मुझे याद है कि 2022 के अंत में जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे उसकी संख्या 350 के आसपास थी। ये संख्या अब घटकर 100 से कम रह चुकी है। और इसी तरह से जो सिंगल टीचर स्कूल थे उसकी संख्या भी 3600 के आसपास थी, इसकी संख्या भी लगभग कोई 2000 के आसपास हो चुकी है। और भी साथ ही साथ बहुत से, मैं समझता हूँ, रिफॉर्म सुधार का कार्य भी शिक्षा विभाग में किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ विभाग है। और कई, मैं समझता हूँ, कठोर फैसले भी जनहित में दूरगामी अपने विभाग का, अपने प्रदेश के हित में वर्तमान सरकार ने लिए है। इंग्लिश मीडियम को क्लास 1 से प्रारंभ करना एक महत्वपूर्ण निर्णय वर्तमान सरकार का था। और साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट्स हमारे अपने पूरे हिमाचल के देवभूमि के हैं, वो भी आने वाले समय के लिए लुप्त ना हो, वो भी हमने बैक फ्री डे में लगभग कोई आधे घंटे का संवाद हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट्स के बीच जो होगा वो लोकल डायलेक्ट में होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जहाँ हमने, चाहे हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, नए कोर्सेज प्रारंभ करने की बात की है। वक्त के अनुसार, समय के अनुसार, जो आने वाले समय में जॉब हमारी, समझता हूँ, जॉब रेलिवेंट हो। साथ ही साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा प्रदेश है वो अपने हॉर्टिकल्चर के लिए, अपने टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, तो वोकेशनल ट्रेड में हम टूरिज़्म को भी प्रारंभ करने की जो हमारी सोच है, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स का, टूरिज़्म का और हॉर्टिकल्चर का, अगर आप पूरे हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, लगभग कोई 30% के आसपास जो योगदान है हमारी हिमाचल की इकॉनमी में, वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों का है। इन दोनों क्षेत्रों का, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश की आर्थिकी की बात हो, एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, स्थान है। तो इन दोनों, मैं समझता हूँ, सब्जेक्ट्स को भी हमने प्राथमिकता दी है।